हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरी और आज के हम इस वीडियो में हमारे पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 4 पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारी थर्ड वीडियो, इसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कांग्रेस में स्प्लिट हमें कैसे देखने को मिला, मतलब कांग्रेस क्यों डिवाइड हो गई, उसके पीछे क्या रीजन थे। उसके बाद हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हुए तो उसमें हमें क्या देखने को मिला, और लास्ट में हम प्राइवेट पर्स की बात करने वाले हैं। ये पूरी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे और इसका चौथी हमारी लास्ट वीडियो बनेगी इस चैप्टर की। तो सीधा चालू करते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे पहले टॉपिक कि कांग्रेस में स्प्लिट हमें कैसे देखने को मिला, तो उसका सिंपल रीजन था, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे जब 1967 के इलेक्शन हुए थे तो उसमें कांग्रेस बहुत सारे स्टेट्स में हार गया था, वहां उसको मेजॉरिटी नहीं मिली थी। तो साफ साफ ये समझ में आ गया था कि कांग्रेस को हराना पॉसिबल है। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी एक सिचुएशन सामने आ गई थी। लेकिन एक और चीज जो हमारे सामने उस समय आ रही थी वो ये थी कि कांग्रेस का अभी भी कोई बड़ा सब्स्टिट्यूट हमें देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि जैसे कि हमने पिछले से बात करी थी कि 9 स्टेट ऐसे थे कि जहां पर कांग्रेस नहीं आई थी, दूसरी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी अलायंस बनाकर। अब देखने को मिल रहा था कि कई जगहों पर वापस पूरी जितनी पार्टी है वो डिसॉल्व हो गई थी, मतलब उनकी मेजॉरिटी नहीं हो पा रही थी। फिर बाद में दूसरी पार्टियों ने मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाया। कई जगह तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहां पर प्रेसिडेंशियल रूल करना पड़ रहा था, प्रेसिडेंट का रूल लगा दिया गया था। मतलब हमें कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी स्टेबल थी, बाकी हर पार्टी कुछ सालों बाद डगमगा रही थी। तो एक चीज हमारे सामने आ रही थी। तो इसके बाद जो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है वो इंदिरा गांधी वर्सेस द सिंडिकेट। तो एक्चुअली हुआ क्या, अगर हम बात करें इंदिरा गांधी जी की, तो इनको जो मेन चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे वो बाहर से नहीं करने पड़ रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि जो अपोजिशन पार्टी वाली है वो इन पर बहुत सारे एलिगेशन लगा रहे हैं या उन लोग बार बार इनके काम को रोक रहे हैं। इनको जो मेन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी वो अपने अंदर से ही करनी पड़ रही थी, मतलब कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई चल रही थी। इसका सिंपल एक ये था कि कांग्रेस में जो बहुत सारे लीडर थे उन लोग का कांग्रेस के अंदर ही एक अलग ग्रुप चलता था जिसको हम सिंडिकेट बोलते हैं। उसमें बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर आते थे और ये वही लोग थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को एज अ पीएम इलेक्ट करवाया था। मतलब इन लोगों ने बोला था कि इलेक्शन हम जीतेंगे तो कांग्रेस से जो पीएम बनेंगी वो इंदिरा गांधी होंगी। इतना सब इन्हें करवाया था। और जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, सिंपल सा रीजन था, उन लोगों को लगा था कि इंदिरा गांधी उनकी बहुत ज्यादा सुनेंगी क्योंकि इंदिरा गांधी अभी नई नई आई है। ये चीज हमारे सामने हो रही थी। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, खुद का दबदबा चालू कर दिया कांग्रेस पार्टी के अंदर। और उन्होंने एक और बड़ी चीज ये करी कि जो वो एडवाइस लेती थी, जहां सिंडिकेट वालों ने सोचा था कि ये एडवाइस उनसे लेंगी क्या करना है क्या नहीं करना, इंदिरा गांधी जी ने पार्टी के अलावा बाहर अपने आउटसाइड जो उनको ट्रस्टेड लोग लगते थे उनको अपना एडवाइजर बनाया। तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी ने समय के साथ साथ जो सिंडिकेट है इसको साइडलाइन कर दिया था, मतलब इसको साइड में कोने में फेंक दिया था। तो ये चीज हमारे सामने आई थी जहां पर हमें कांग्रेस में बहुत सारे फैक्शन देखने को मिल रहे थे। अलग अलग लोग अलग अलग सोच वाले एक ही पार्टी के अंदर अब आ गए थे। अब इससे पहले कि हम इसमें और आगे बढ़े, मैं आपको समझा देता हूं जो हमारी एनसीईआरटी बुक में छोटे से बॉक्स में दिया है कि आखिर ये सिंडिकेट था क्या, उसको हम पहले पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर मैं बात करूं सिंडिकेट ग्रुप की, तो ये कुछ लीडरों का ग्रुप कांग्रेस के अंदर ही था जिसको सिंडिकेट बोलते थे। मतलब ये कांग्रेस पार्टी है, इसके अंदर कुछ इन्फ्लुएंशियल लीडर थे जिन्होंने अपना ग्रुप अंदर ही फॉर्म किया था कांग्रेस के, जिनको इनफॉर्मल वे में हम सिंडिकेट बोलते थे। तो ये सिंपल था, मतलब उस समय ऐसा नहीं था कि इनके कोई अलग पार्टी है, कांग्रेस के अंदर ही इन लोग आते थे तो सिंडिकेट हम बोलते थे। उस समय सिंडिकेट ग्रुप के लीडर थे के कामराज, जो कि तमिलनाडु के सीएम रह चुके थे, साथ ही साथ वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। अगर मैं कुछ मेंबरों की बात करूं जो कि बहुत फेमस थे उस समय, मतलब बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर जो स्टेट्स के उस समय हुआ करते थे, वो थे एसके पाटिल जो कि बॉम्बे सिटी के थे, जो आज की डेट में मुंबई के नाम से जानी जाती है। इसके बाद हमारे एस निजालिंगप्पा थे जो मैसूर से थे, जो आज की डेट में कर्नाटक का नाम से जाना जाता है। फिर साथ साथ संजीवा रेड्डी, इनके बारे में आगे भी बहुत पढ़ने वाले हैं, वो आंध्र प्रदेश के थे। और इसके बाद अतुल्य घोष हमारे वेस्ट बंगाल के थे। तो ये कुछ फेमस नाम हमारे सामने आ रहे थे। और अगर हम सिंडिकेट ग्रुप की बात करें तो ये सिंडिकेट ग्रुप की वजह से ही हमारे शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी दोनों पीएम बन पाए थे। मतलब इन लोगों का फुल सपोर्ट था उनको, इसलिए लोग आगे बढ़ पाए थे। मतलब इन लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट माना जाता था। और इंदिरा गांधी जब पीएम बनी थी तो उसका जो उनका पहला कैबिनेट मिनिस्टर्स था उसमें भी कौन लोग बैठेंगे, कौन क्या मिनिस्टर बनेगा, इस सब में भी सिंडिकेट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इसके बाद हमें देखने को क्या मिलता है, इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आगे फिर मजा इसका किरकिरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस दो उसमें स्प्लिट हो गया था। एक बन गया था कांग्रेस ओ और एक बन गया था कांग्रेस आर। कांग्रेस आर वो थे जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी, जिसने इंदिरा गांधी को जिसने सपोर्ट किया था वो आर में आ गए थे। और जो ओ में थे वो सिंडिकेट वाले थे, साथ ही साथ वो लोग थे जो हमेशा से सिंडिकेट को सपोर्ट करके आए। लेकिन बाद में हमें एक चीज ये देखने मिली थी कि बाद में कांग्रेस आर मतलब इंदिरा गांधी वाली इलेक्शन जीत गई थी, तो ओ वाले जितने फेमस लीडर हुआ करते थे, मतलब सिंडिकेट एक समय में बहुत फेमस लोगों का ग्रुप माना जाता था, ये सब फेड हो गए थे। अब इन लोगों का जमाना जा चुका था। तो ये पूरा हमारा किस्सा था
सिंडिकेट का। अब हम आगे अपने उसी वाले टॉपिक को, पुराने वाले को कंटिन्यू करें। तो अगर हम वापस आए हमारे पुराने टॉपिक पर, तो अब जो हमारी इंदिरा गांधी जी उस समय की पीएम थी, उनके सामने दो बहुत बड़े चैलेंज आ गए थे। सबसे पहले उन्हें एक अपनी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी फॉर्म करनी थी सिंडिकेट के अलावा, मतलब उन्हें किसी भी तरीके से सिंडिकेट को साइड करना था और खुद को एज अ हीरो सामने लाना था कांग्रेस के। अब वो हेड बनना चाह रही थी। दूसरी चीज उनके सामने आई थी वो ये थी कि 1967 में कांग्रेस बाल बाल बची थी हार से, तो अब किसी भी तरह कांग्रेस को वापस खड़ा उनको करना था, मतलब जैसे कांग्रेस पहले जानी जाती थी अब वैसा उन्हें खड़ा करना था। तो इनके लिए इन्होंने बहुत सॉलिड चीज करी। अब इन्हें कांग्रेस पार्टी का जो शिफ्ट था उसको किसी तरीके से लेफ्ट साइड करना चालू किया। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, दो विंग होते हैं, लेफ्ट विंग राइट विंग। तो लेफ्ट की तरफ किया, मतलब इन्हें धीरे धीरे अपने आप को पुअर लोगों की तरफ खींचना चालू किया, सोशल वर्क की तरफ खींचना चालू किया। अब ये लेफ्ट ओरिएंटेशन को अपना रही थी। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज इन्हें क्या करी, मई 1967 में इन्हें अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर 10 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया। इसके अंदर आता है जैसे सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक आ जाता है, इसका हमारा जाता है नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस इन्हें करवाया। फिर इसके अंदर अर्बन प्रॉपर्टी जितनी होती है उसकी इनकम होती है, इन सबकी सीलिंग हमने करवाई। फिर साथ ही साथ जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन करवाया, पब्लिक लोगों को, गरीब लोगों को खाना अच्छे से मिल पाए। लैंड रिफॉर्म से लेके आए, साथ ही साथ गरीबों को इन्हें घर प्रोवाइड करवाना चालू किया। मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं वो हर काम किया जिससे पुअर लोगों का दिल जीत सके और कांग्रेस ऐसा सोशल पार्टी सामने आ सके कि भाई लोगों का वेलफेयर करने का काम करती है। तो ये चीजें इन्हें करी थी। तो स्टार्टिंग में देखने तो ये मिला था कि जो हमारा सिंडिकेट ग्रुप था इसने इस पॉलिसी को अप्रूव कर दिया था। उसने बोला था बिल्कुल सही है, हमें थोड़ा सा लेफ्ट ओरिएंटेशन में आना पड़ेगा अगर जीतना है। लेकिन साथ ही साथ सिंडिकेट ने यह भी बोला था कि हम आपको लेफ्ट ओरिएंटेशन की आजादी तो दे रहे हैं लेकिन इसमें हमारे कुछ रिजर्वेशन रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम लेफ्ट हो गए, आप करो लेकिन हर चीज की एक लिमिट रहेगी। तो ये चीज हमारे सामने बहुत तेजी से आ रही थी उस समय। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि हम पूरी इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में हमें फैक्शंस देखने को मिल रहे थे। मतलब एक इंदिरा गांधी साइड हो गया, फिर एक सिंडिकेट साइड हो गया, कहीं ना कहीं मुठभेड़ लड़ाई टाइप की हमें देखने को मिल रही थी। इनका मन मुटाव हमें पूरा साफ साफ जाहिर था। अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो पहले सुनने वाली बात थी कि यार ऐसी लड़ाई चल रही है, 1969 में एकदम क्लियर हो गया। इसका सिंपल सा ये हुआ कि उस समय के हमारे जो प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के प्रेसिडेंट का जो सीट रहती है वो एक साइकिल ही खाली पड़ी रही। अब जब इसके प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया तो इंदिरा गांधी जी का कहना था कि उस समय के जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, उस समय के हमारे लोकसभा स्पीकर थे एन संजीवा रेड्डी, जो इनके लॉन्ग टाइम अपोनेंट थे, इनको खड़ा ना किया जाए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेकिन हमारे सिंडिकेट ग्रुप ने किसी भी तरीके से मैनेज करके कांग्रेस सिंह को खड़ा कर दिया। अब इसके बाद इंदिरा गांधी का दिमाग एकदम सनक गया। तो इन्हें क्या किया, उस समय के जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उनसे बोला कि आप भी प्रेसिडेंट के लिए एक इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन भर दो, मतलब कांग्रेस से नहीं, आप एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो और इलेक्शन के लिए चले जाओ। ये चीज इन्हें करी। फिर साथ ही साथ उसी इलेक्शन के पहले इन्हें बहुत सारी नए नए रिफॉर्म लेके आ गए, नई नई चीजें इन्हें इंप्लीमेंट कर दी। जैसे कि इन्हें 14 प्राइवेट बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया। साथ ही साथ प्राइवेट पर्स जो होता है, इसके बारे में हम आगे पूरा पढ़ेंगे, उसको इन्हें अबॉलिश कर दिया। तो ये चीज इन्हें करी। और उस समय हमारे जो उस समय के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और साथ ही साथ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उनको ये दोनों चीज पसंद नहीं आई। तो इंदिरा गांधी जी और मोरारजी देसाई जी के बीच में लड़ाई देखने को मिली, जिसके बाद देसाई जी ने अपनी चले गए, उन्हें गवर्नमेंट ही छोड़ दी। उन्हें बोला मुझे नहीं बनना कोई मिनिस्टर भैया, बाय बाय। उनका पूरा ये हो गया। तो अब इसका क्या, और अगर हम बात करें तो जो मेन चीज हमारे सामने है वो ये है कि अब जब इलेक्शन बिल्कुल आ ही गए प्रेसिडेंट के, तो इसके पहले भी अगर कांग्रेस के पास्ट में हम जाए तो हमें देखने को मिलता था कि अलग अलग फैक्शन थे कांग्रेस में, लेकिन उन लोग अपने आप को किसी भी तरीके से मैनेज कर लेते थे। लेकिन अब की बारी सबने बोल दिया था भैया अगर लड़ाई हो रही है तो हो ही जाए। इसका सीधा एग्जाम्पल हमें ये देखने को मिलता है कि उस समय के हमारे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे एस निजालिंगप्पा जी, उनने सीधे एक विप बोला कि आप सब कांग्रेस के जितने भी एमपीज एमएलएस हैं ये सब संजीवा रेड्डी के लिए वोट करेंगे। अब ये विप क्या होता है, सिंपल सी बात है, जब भी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होता है तो हमारे एमएलएस और एमपी वोट करते हैं। तो उस समय दो चीज हो सकती है, एक हो सकता है कॉन्साइंस वोट और एक हो सकता है विप। विप मतलब होता है कि जो हमारी पार्टी की भलाई के लिए आप उसके लिए वोट करो, मतलब इनडायरेक्टली बता दिया जाता है कि आपको इस बंदे के लिए वोट करना है, इन्हें हमें प्रेसिडेंट बनाना है। और कॉन्साइंस वोट मतलब क्या होता है, आपको जिसको वोट करने का मन है, आपको जो सही लगता है आप उसको वोट करो। तो उस समय हमारे निजालिंगप्पा जी जो समय के कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्हें सीधे सीधे संजीवा रेड्डी को बोल दिया। संजीवा रेड्डी जी के लिए खिलाफ हमेशा से थी हमारी कौन, इंदिरा गांधी जी। ये चाह रही थी कि हमारे वीवी गिरी जो है वो बने प्रेसिडेंट। तो उनने क्या किया, इनके जो सपोर्टर्स थे इंदिरा गांधी जी के, उन्हें रिक्वेशन किया एक एआईसीसी की मीटिंग का, मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग की, इन्हें रिक्वेस्ट करी। और इसी रिक्वेशन की वजह से जो इनका जो फैक्शन था इंदिरा गांधी जी वालों का, उनको रिक्वेशनिस्ट
रिक्यूशनिस्ट नाम से बोलने लगे, मतलब कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ मतलब सिंडिकेट वाला ऑर्गेनाइजेशन हो गया था। तो इनने किया, लेकिन इस मीटिंग के लिए मना कर दिया गया, मतलब कांग्रेस वालों ने मीटिंग नहीं करी। तो इस समय इंदिरा गांधी जी ने बोला कि आप सब एक कॉन्सेंस वोट करोगे। सिंपल सी बात है, एक हो गया हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट निजलिंगप्पा जी और एक हो गई हमारी समय की पीएम। तो ऑब्वियस सी बात है पीएम का ज्यादा लोग सुनेंगे, तो उनका उस समय इन्फ्लुएंस भी था। तो जब वो कॉन्सेंस वोट हुआ, सबने मन से वोट किया, तो उसमें कौन जीत गए? वीवी गिरी। मतलब एक ऐसी जगह जहां पर कांग्रेस के उनको जीतना चाहिए था कैंडिडेट को, संजीवा रेड्डी जी को जीतना चाहिए था, वहां पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वीवी गिरी जी जीत गए। तो एक बहुत बड़ी चीज सामने आई थी, सिर्फ इंदिरा गांधी के सपोर्ट की वजह से वो जीत गए थे और हमारे प्रेसिडेंट बन गए थे फाइनली। और फिर इस इलेक्शन के बाद सीधा सीधा वहां पर कांग्रेस का स्प्लिट हो गया, दो कांग्रेस फॉर्म हो गई। एक थी हमारी कांग्रेस ओ मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो सिंडिकेट वालों की थी, और एक कांग्रेस आर मतलब रिक्यूशनिस्ट जो हमारी इंदिरा गांधी जी की थी। इन दोनों को एक न्यू कांग्रेस और ओल्ड कांग्रेस नाम से भी जाना जाता था, मतलब सीधे सीधे कांग्रेस दो उसमें स्प्लिट हो गया था। और इंदिरा गांधी जी ने बोला था कि ये आइडियोलॉजिकल डिवाइड हुआ है हमारे बीच, मतलब कंजर्वेटिव्स और सोशलिस्ट के बीच में डिवाइड है, कि प्रो पुअर और प्रो रिच के बीच में डिवाइड है। उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया था कि भैया हम लोगों की आइडियोलॉजी मैच नहीं करी, इसलिए हम लोग ने ये डिवाइड कर दिया। तो ये चीज हमारे सामने सीधे सीधे आ गई थी उस समय की। और इंदिरा गांधी जी का ये भी कहना था कि जो हमारी कांग्रेस आर है वो रियल कांग्रेस है, मतलब पुरानी वाली कांग्रेस अब फेक हो गई है, ये हमारी जो कांग्रेस की रियल सोल थी वो हमारे साथ है, इसलिए हम एक रियल कांग्रेस की तरह काम करेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट टॉपिक कि प्राइवी पर्स को कैसे अबॉलिश किया गया और आखिर ये प्राइवी पर्स होता क्या है। तो अगर अब हम बात करें हमारी प्राइवी पर्स के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूं। जैसा कि हमने पढ़ा था, जब इंडिया को आजादी मिली तो इंडिया में समय बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब ऐसे स्टेट्स थे जिनको प्रिंस लोग रूल करा करते थे। और अगर अब हमें उन्हें इंडिया के साथ जोड़ना था तो उसका सीधा सीधा मीनिंग था कि वो जो प्रिंसेस हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो उस समय तो हमने इतना पढ़ के इसमें छोड़ दिया था कि बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जो इंडिया के साथ ज्वाइन हो गए थे, और जो ज्वाइन नहीं हो रहे थे उनके साथ हमने कुछ ना कुछ करके उनको भी ज्वाइन करवा लिया था। अब लेकिन अगर हम बात करें तो उस समय एक चीज और आई थी, वो ये थी कि प्राइवी पर्स मतलब जितने भी प्रिंसेस हैं आने वाले समय में, मतलब जब वो इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, तो जितने भी प्रिंसेस हैं उनकी फैमिली है उनको बहुत सारे प्रोमिस किए गए थे और बहुत सारी चीजों के लिए किया गया था। जैसे कि सबसे पहले उन लोग जैसे बहुत रईस, सिंपल सी बात है, एक प्रिंस बहुत रईस रहता था, उनके बड़े बड़े किले रहते थे, तो उनको बहुत सारी प्रॉपर्टी रखने का वादा दिया गया था कि जितनी आपकी प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ प्रॉपर्टी आप रख सकते हो। उसके बाद जैसे राजा लोगों का बहुत सारा इनके पास मनी होती थी, तो उसमें से कुछ मनी इनको रखने का दे दिया गया था, कितनी मनी आप रख सकते हो। फिर साथ ही साथ गवर्नमेंट भी आपको अलाउंस प्रोवाइड करवाती रहेगी, गवर्नमेंट भी आपको मनी प्रोवाइड करवाती रहेगी, मतलब कुल मिलाके आप जैसी जिंदगी पहले जीते थे एज अ राजा, अभी भी आप वैसे ही जियोगे, लेकिन बस आप राजा नहीं रहोगे। तो ये चीज उस समय आ गई थी हमारे सामने। और इसके बाद क्या हुआ, उसमें क्रिटिसिज्म इसको थोड़ा बहुत मिल रहा था इस चीज को कि यार ये गलत है, लेकिन फिर उस समय हमारा मेन टारगेट था इंडिया को एक करना, इंटीग्रेशन का पूरा काम चल रहा था, इसलिए भाई ये सब चीजें मान ली गई थी उस समय। और उस समय अगर हम अब की बात करें तो इसके बाद क्या हुआ है, इंदिरा गांधी जी जब 1967 में हमारी बनी पीएम, तो इनने इस चीज का एकदम से डिमांड किया कि इसको हटा देना चाहिए। इसके पहले नेहरू जी के समय नेहरू जी ने भी कई बार बोला था कि ये चीज उनको भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ इक्वालिटी दिया गया है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अलग वे में भाग रहा था आगे, तो इसको हटाने की बात करी गई थी। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, मोरारजी देसाई को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हमने अगर उनके साथ प्रॉमिस किया था, उनने हम पर फेथ किया था, तो ये इसके साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल सही नहीं। उनकी बात भी सही थी कि भाई वो ज्वाइन किए थे तो आप उनको कुछ वादे किए थे, उन्हें आप पर बिलीव किया था, अब आप उसको एकदम झटका दे दोगे क्या, इसलिए उन्हें छोड़ भी दिया था। एज अ फाइनेंस मिनिस्टर थे वो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, वो चले गए थे, तो ये चीज सामने आ रही थी। तो इसके बाद 1970s में इंदिरा गांधी जी ने 1970 में ये लॉ बनाने का ट्राई किया, मतलब इन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का ट्राई किया इसको हटाने के लिए। लेकिन वहां मेन प्रॉब्लम क्या आया था, राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया था, लोकसभा में हो गया था लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, तो ये एक लॉ नहीं बन पाया। फिर इसके बाद एक ऑर्डिनेंस मतलब एक ऑर्डर भी जारी कर दिया था, लेकिन उसको क्या हुआ, फिर बाद में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट मार दिया, मतलब कुल मिलाकर इनके 2 ट्राई फेल हो गए इसको हटाने के लिए। तो इनने क्या किया, अब 1970 का जब 71 में इलेक्शन आ रहे थे तो इसको अपना मेन मुद्दा बना दिया इलेक्शन का कि हम इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे। तो इसकी वजह से इनको बहुत सारे वोट्स मिले, तो इनकी मेजॉरिटी आई बड़ी मात्रा में सीधे लोकसभा में। जब मेजॉरिटी आपकी बहुत ज्यादा आ जाती है तो आपको लॉ बनाने में आसानी होती है, इनको लॉ बनाने में आसानी हुई, फाइनली इन्होंने लॉ बनाया और ये हमारा प्राइवेसी को इन्होंने अबॉलिश कर दिया। सो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा ये चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी क्वेरी आपको मैंने पूछ सकते हैं, जो पीछे पीपीटी चल रही है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मैं तुम्हें जरा बनाने वाली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।